नाज़रीन, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में थिएटर की दुनिया में एक सुकूत तारी हो गया था। इस सुकूत को कुछ हद तक इप्टा और पृथ्वी थिएटर ने तोड़ा। इसके अलावा शुमाली हिंदुस्तान में और कोई ऐसा ग्रुप या तंजीम नज़र नहीं आ रही थी जो इस कारवां को आगे बढ़ाए। ऐसे में कुछ तालीमी इदारों ने इस जानिब कदम बढ़ाया। दिल्ली में तो फिर भी 50 की दहाई में संगीत नाटक अकादमी और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे मकाम को ये मयस्सर न था। ऐसे में अमेचर ड्रामा ग्रुप ने मोर्चा संभाला। इन ग्रुप्स में अव्वल तो गैर मुल्की ड्रामों के तर्जुमे पेश किए गए। इसके बाद उर्दू में तबाज़ात ड्रामों को भी पेश किया गया। आजादी के बाद खेले जाने वाले ड्रामों को देखने से मालूम होता है कि 60 की दहाई में हिंदुस्तान में गैर ममालिक से कई तर्ज के थिएटर आए। उनमें ब्रेख्त के अपेक्स थिएटर और बैकेट के एब्सर्ड थिएटर, जिसे उर्दू में लायानी ड्रामे का नाम दिया गया, ने ज्यादा मुतासिर किया। हिंदुस्तान की दूसरी तरक्की याफ्ता जुबानों की तरह उर्दू में भी ये तजुर्बा बड़े पैमाने पर किया गया। हबीब तनवीर ने ब्रेख्त को अपनाते हुए आगरा बाजार लिखा, तो जाहिदा जैदी और दूसरे बहुत से ड्रामा निगारों ने नए ड्रामे तख्लीक किए। ख्वाजा अहमद अब्बास, भीष्म साहनी, राजेंद्र सिंह बेदी, उपेंद्र नाथ अश्क, शीला भाटिया, J.N. कौशल, इस्मत चुगताई और उन जैसे दूसरे बहुत से ड्रामा निगारों के ड्रामे अवाम के दरमियान पेश होकर उनके जहन को झंझोड़ने के साथ साथ उनके जहन में महफूज भी हो रहे थे। जब मैंने इस्मत आपा की ये 3 कहानियां करने का फैसला किया तो रत्ना तक, जो मेरे हर कोशिश को सपोर्ट करती है, उस तक ने कहा कि मत करो, कोई नहीं आएगा देखने। तो मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है इस बात की, मैं ये करना चाहता हूँ। और 13 साल हो गए हैं आज। मेरे ख्याल से 300 परफॉर्मेंसेस हम कर चुके हैं उसके, न सिर्फ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जर्मनी में भी, हॉलैंड में भी, जहाँ कोई एक ज़बान, एक लफ्ज़ उर्दू की नहीं समझता। सब टाइटल्स के साथ किए हमने। और हमारा सबसे कामयाब प्रोडक्शन रहा है, लागत सबसे कम लगी है और उसकी वजह से हमारा थिएटर जिंदा रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस्मत आपा की दुआएं हैं हमारे साथ। वही ऑडियंस है जो हमारे शेक्सपियर के नाटक या सैमुअल बेकेट के नाटक या बर्नार्ड शॉ के नाटक या चेखोव के नाटक देखने आती है। कॉलेज गोइंग ऑडियंस। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। मुझे ऐसा लगा था कि शायद 5-10 परफॉर्मेंसेस हो जाएंगे इसके, क्योंकि उर्दू समझने वाले हैं कितने। लेकिन मैं इसको बदलना नहीं चाहता। जिस ज़बान में इस्मत आपा ने लिखी है वही ज़बान हम बोलेंगे। और देख लीजिए 300 शो हो चुके हैं, अभी भी डिमांड है उसका। ये पेश किए गए अक्सर ड्रामे फन के लिहाज से बहुत मेयारी नहीं थे। अक्सर ड्रामा निगारों ने सिर्फ तजुर्बा करने के लिए लिख तो लिया, लेकिन इसकी पेशकश बहुत कमज़ोर रही। हमारे ज़्यादातर ड्रामा निगार थिएटर में हो रहे तजुर्बात से नावाकिफ़ रहे। यही वजह है कि इन ड्रामों में तजुर्बात कम ही दिखते हैं। हालांकि एपिक थिएटर और लायानी थिएटर का दौर कमोबेश 80 तक खूब चला। इसके बाद इसकी रौनक मान पड़ने लगी। ब्रेख्त का एपिक थिएटर तो कई सतह पर तजुर्बाती साबित हुआ, और चूंकि ये अवाम से बराह रास्त जुड़ा था इसलिए ये चल पड़ा। लेकिन लायानी थिएटर आगे नहीं बढ़ा। 1980 के बाद ड्रामा निगारों और ड्रामों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि उस दौर में ड्रामे ने नई करवट ली और कई ऐसे ड्रामा निगार उभर कर मंजर आम पर आए जिनका नाम न सिर्फ उर्दू ड्रामा बल्कि हिंदुस्तान के नुमाइंदा ड्रामा निगारों में शुमार होने लगा। इसमें सागर सरहदी, जावेद सिद्दीकी, नादिरा ज़हीर, कमाल अहमद, ज़हीर अनवर, रेवती शरण शर्मा, J.N. कौशल वगैरह अहमियत के हामिल हैं। 80 की दहाई
स्टेज की दुनिया में इनकलाब का जमाना है। अब स्टेज के लिए तरह तरह की लाइटें आ गईं। रोशनी के इस्तेमाल में नई नई जिहात सामने आईं। अब स्टेज पर बड़े बड़े सेट खड़े करने की जरूरत महसूस नहीं होती, यानी अलामती स्टेज का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर तौर पर किया जाने लगा। इस तरह ड्रामे का प्रोडक्शन कॉस्ट पहले की बनिस्बत कम होने लगा। इस जमाने में बहुत से ड्रामा ग्रुप मंजरेआम पर आए। हमारे देश बहुत अजीम है। उनकी भलाई के खातिर हमें लड़ना चाहिए। हमें आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। इसी जमाने में सबसे ज्यादा तादाद में ड्रामे पेश किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। तजुर्बात भी खूब हुए और मेयारी ड्रामे भी मंजरेआम पर आए। दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था कि ज्यादा वर्जिश करने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया है? ये लंबा चौड़ा दस्तरखान तुम्हारे आराम का सबूत है ना। 2 दिन पहले ही गुस्से सेहत किया है। अगर फिर तबीयत नासाज हो गई तो यकीन जानो शीरी, मुझे जरा भी थकान नहीं लग रही है। सच कह रही हूँ। क्या कसम? झूठी कसम मत खाओ। वो शाम बस दीवाने गालिब की ही कॉपी निकाली करती है। कहाँ? हर बार ये अहद करती हूँ कि आज एक जुज़ पूरा करना ही है, पर जब लिखने बैठती हूँ तो हर बार कोई ना कोई ऐसा शेर आ जाता है जिसमें खुद को ही बरक्स पाती। कभी उस साइनाए अल्फाज में वो शिकने जुल्फे अंबरी सुलझाते हैं, तो कभी चश्मे सुरमा सा के तलबगार होते। गाह तीरे नीम कश का शिकवा करते हैं, तो गाह अंगुश्ते हिनाई का तसव्वुर। गोया ये एहसास शायर नहीं, मेरी अपनी जिंदगी की भी जीती जागती खतरन है। क्यों जनाब? लोगों की अदबी और जाती जिंदगी में इतना घोटाला क्यों होता है? एक तरफ तो आप फरमाते हैं बंदगी में भी वो आजादो खुदी है कि हम उल्टे फिराए दरे काबा। अगर वहाँ ना हुआ तब फिर ये दस्तक पे दस्तक, दस्तक पे दस्तक, दस्तक पे। बिला शक लौट जाता अगर दरवाजा किसी और का। फिर मुलाकात, मिन्नत और खुशामद, तलब नवाजी, हुक्काम के वास्ते अर्जियां और दौलतमंद की नजरों में कसीदे। तो इमाम जामिन अलैहिस्सलाम का ये जो रुपया है ना, मैं अपने हाथ से ही खोलूंगी। शुक्रिया। क्या हम दोबारा मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। कहाँ का शायर, कैसा शायर। क़ैद-ए हयात एक इस तरह की स्क्रिप्ट है जिसे हर कोई करने में थोड़ा झिझकता है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जिस तरीके से उन्होंने इसके सीन को, प्लॉट्स को, डायलॉग्स को फ्रेम किया है, वो आजकल कमी होते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह कई हैं, लेकिन ये नाटक अपने आप में कालजयी है, क्लासिक है, और एक ऐसे फ़नकार, एक ऐसे उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा सदुल्लाह खां गालिब की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमता है, जो कभी भी मेरे ख़्याल से डेड नहीं हो सकते, हमेशा रिलेवेंट हैं। उनकी पोइट्री, उनके कलाम इस तरह से उन्होंने लिखे हैं कि हर मौजू पर वो ठीक बैठते हैं। इसलिए जब तक उनके कलाम है तब तक ये नाटक ज़िंदा रहेगा और होता रहेगा। उर्दू का जिस तरह से एक सकील और ख़ूबसूरत इस्तेमाल लेखक नाटककार सुरेंद्र वर्मा जी ने किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और मैं समझती हूँ कि मैं ख़ुद हैरान थी कि मतलब इस तरह का नाटक उन्होंने लिखा और अपने तरह का एक यूनिक प्रयोग था, एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, और जो कि बहुत कामयाब है। काश किस तरह के नाटक और लिखे जाएं और इस तरह के नाटक और स्टेज पे प्रस्तुत किए जाएं। उर्दू के लिए तो ये एक भलाई होगी ही, साथ में हिंदुस्तान में गंगा जमनी जो तहज़ीब है उसके फ़रोग़ के लिए भी ये एक अहम कदम होगा। कैसे बतलाऊं?
कि तुम मेरे वास्ते क्या बन गए हो। हलावत के ऐसे घूंट मेरे खुश्क होठों ने कभी नहीं भरे थे, कभी नहीं जाना था। इसी ज़माने में उर्दू ड्रामे की तनकीद पर भी काम हुआ। यही वजह है कि हर शख्स को ड्रामा निगार कहलाने का शौक पैदा हुआ। इस शौक में लोग ड्रामे तो लिखने लगे, लेकिन स्टेज से दूर ही रहे। 90 की दहाई में हिंदुस्तान में आलमकारी का सिलसिला शुरू हुआ। बाजार ने हर मैदान में अपने पंजे गाड़ने शुरू किए। अचानक पैसों की बहुतात हो गई और छोटे छोटे ग्रुप के पास गोया सहूलियत चल कर आने लगी। इसमें मैच्योर क्या, इमैच्योर क्या, सब बहती गंगा में हाथ धोने लगे। यही वजह है कि अब ड्रामे खासी तादाद में पेश होने लगे, लेकिन इसका मेयार न सिर्फ गिरता नजर आया, बल्कि ड्रामे से कंटेंट गायब सा दिखाई देने लगा। तजुर्बे के नाम पर कुछ भी किया जाने लगा। रोशनी, लिबास, मेकअप और दूसरे लवाजमात पर तवज्जो दी जाने लगी। अगर काम नहीं होता तो अदाकार और ड्रामे के कंटेंट पर। यही वो जमाना है जब फिल्मों का असर थिएटर पर होने लगा। हम सब जानते हैं कि फिल्मों के इब्तिदाई जमाने में थिएटर का असर फिल्मों पर था, लिहाजा थिएटर में वो तमाम अनासिर दाखिल हो गए जो फिल्मों को मकबूल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। मॉडर्न उर्दू थिएटर में शुरुआत तो आगा हशर कश्मीरी से होती है, और आगा हशर कश्मीरी को अगर आप एक तरह से देखें तो हिंदी सिनेमा की डीएनए में भी आगा हशर कश्मीरी आपको मिलेंगे, और पारसी थिएटर मिलेगा, और उर्दू ज़बान मिलेगी। आज जो बात होती है कि सिनेमा ने उर्दू को ज़िंदा रखा, वो इसलिए ज़िंदा रखा कि उसके डीएनए में है, उससे आप निकाल नहीं सकते उर्दू को, आप उसकी जीन्स में रहे। तो वो जीन्स हिंदी फिल्म की नहीं बदल सकती, बिकॉज उसका नाम बेशक आप जो दे दें, हिंदी दे दें, सेंसर सर्टिफिकेट आपका हिंदी में हो, लेकिन उर्दू उसमें शामिल है, क्योंकि वो उसके एक्सप्रेशन के साथ जुड़ी हुई है। गानों में, डायलॉग्स में, अंदाज़े बयां में, पूरा जो एक सोच है वो उस तहजीब से जुड़ी है जिससे उर्दू पैदा हुई। एंड उर्दू इज़ व्हाट, उर्दू है तो लश्करी ज़बान, हमारी आम आदमी की आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए जो ज़बान तैयार हुई थी वो उर्दू थी। देख, जाके बाहर मैनेजर से 30,000 रुपए ले ले। बाहर से क्यों? मैं तो तुझसे ही लूंगा। बाहर मैनेजर के पास है, वहां से जाके ले। मैं तुझसे लूंगा। हाँ? ये पकड़, चेक पकड़। और यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। कहाँ जाओ? जहाँ जाना जा, भाड़ में जा। अच्छा, जाता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा शक्ल जरूर दिखाऊंगा। अबे हफ्ते में क्या, साल में भी एक मर्तबा नहीं। अच्छा बाबा, सलाम ले, सलाम। दूर दफान होना फरजान। सलाम बेटा गंगाराम। अबे जा। खतरनाक आदमी, कभी ना कभी मुझे जरूर लटकवा देगा। जब मैं मुफलिस था तो अमीरजादों की हालत पर रश करता था। आज अमीर हूं मगर फकीर से भी बदतर। किस कदर नज़ारे दुनिया भी इबरतनाक है। हर बशर को दौलतो जाहो हशम की ताक है। वो समझता है जिसे एहसास है, इदराक है। चैन जब हासिल नहीं दिल को तो दौलत खाक है। ये मस्जिद है गरीब परवर। कभी रही होगी मस्जिद, अब तो यहाँ चमगादड़ें अजान देती हैं और अबाबीलें नमाज अदा करती हैं। अल्लाह, कभी की दी हुई अजानों की सदा आज भी यहाँ गूंजती है। यहाँ रहकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है, रूह को तस्कीन होती है। बाबा, मस्जिद अल्लाह के घर को कहते हैं, इसे वीराना कहें तो बेहतर होगा। अल्लाह, ये मस्जिद अल्लाह का घर था, उसकी शान का मजहर यादगार बाकी है। तो क्या करो यहाँ पे रोजा नमाज, तुम तो औंधे रहते हो। अल्लाह, अजान की आवाजें सुनकर लब्बैक कहने वाले ही बाकी न रहे। तो इसमें हम क्या करें? वो आप क्या करेंगे? खुदा का खौफ खाइए और ऐसी बातें ना कीजिए। हम यहाँ बात पर आप मेज पर खड़े हो जाते हैं। हम तो बस इतना कह रहे थे कि खुदा का खौफ खाइए, आप तो लगे बजा फरमाने। मियाँ, अल्लाह ने अपने बंदे को फेल पर अख्तियार दिया है।
निपट लेंगे अपनी अपनी आखिरत में। आप कौन होते हैं नसीहत और फजीहत करने वाले? और हाँ, जुलाहे का गुस्सा और दाढ़ी पे उतारा जा रहा है। हम ही मिले थे आपको बीवी का नजला उतारने के लिए। बीवी का नजला? क्या मायने? आप आए होंगे बीवी से लड़के? सुबह से तो आप लड़ रहे हैं। मौजूदा दौर में उर्दू थिएटर खासी तादाद में खेले जा रहे हैं, लेकिन इन्हें एक बड़े मसले का सामना करना पड़ रहा है, और वो मसला है नाज़रीन का। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ड्रामे मुसलसल पेश किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नाज़रीन वही मिलते हैं जो आम थिएटर में दिखते हैं। यानी थिएटर उर्दू का हो या हिंदी का या फिर किसी भी इलाकाई ज़बान का, नाज़रीन वही होंगे जिनमें उर्दू के नाज़रीन नहीं मिलेंगे। ऐसे में उर्दू ड्रामे खेले जाने वाले फ़नकारों का हौसला टूटता है, उनको तवानाई नहीं मिलती। इसके बावजूद मौजूदा दौर में बहुत से उर्दू ड्रामा निगार न सिर्फ खेले जाने वाले ड्रामे लिख रहे हैं, बल्कि वो स्टेज भी हो रहे हैं। शाहिद अनवर, अनीस आज़मी, असलम परवेज़, अज़हर आलम, एम सईद आलम, नादिरा ज़हीर, सलीम आरिफ वगैरह मुसलसल उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं और अमली तौर पर सरगर्म हैं। तंज और मिज़ाह ने अदब में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जो बात सीधे तरीके से कहने में बहुत असर नहीं करती, तंज और मिज़ाह के पैराए में ज़्यादा मुतासिर कुन होती है। ड्रामे में भी इससे बढ़ चढ़कर काम लिए गए हैं। इसके बाद तराजिम पर मुश्तमिल तंजिया और मिज़ाहिया थिएटर ने हिंदुस्तान में जदीद थिएटर की बुनियाद को मजबूत किया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उर्दू ज़बान के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन ज़बान है। और मेरा मानना ये है कि जितने एक्सप्रेशंस उर्दू ज़बान में हैं शायद ही किसी और लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि हर चीज़ की बारीकी का एक लफ्ज़ है उसमें। तो इट्स अ वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक और अच्छा उर्दू प्ले करूँ, ताकि इस ज़बान को हम लोग अलाइव रखें, ज़िंदा रखें। बिकॉज़ आज के ज़माने में तो आप देख रहे हैं जिन जो हालात चल रहे हैं, ज़बान की कोई मतलब नोबडी गिव्स एनीथिंग फॉर द लैंग्वेज। ज़बान की कोई कदर नहीं करता, ज़बान की कोई इज़्ज़त नहीं करता, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़बान के लिए हम सबको एक एफ़र्ट करना चाहिए और इस ज़बान को ज़िंदा रखना चाहिए। जदीद ड्रामे ने हिंदुस्तानी ड्रामे को एक जानिब आगे बढ़ाया तो दूसरी जानिब आवाम के जहन को तब्दील किया। पहले थिएटर में नाजरीन ड्रामा देखने आया करते थे। खालिस तफरीह की गरज से तैयार किए गए ड्रामे की बहुतात ने थिएटर को मीटिंग के मरकज़ में तब्दील कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहले मज़ाहिया ड्रामे नहीं खेले जाते थे। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मज़ाहिया ड्रामे खूब खेले गए, यहाँ तक कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी मुसलसल खेले जाते थे। लेकिन उन ड्रामों में तफरीह के बजाय तंज का उन्सुर गालिब रहता था, और बाज़ औक़ात मज़ाहिया ड्रामे देखते हुए नाजरीन की आंखें गीली हो जाती थी, और जब वो थिएटर से बाहर निकलते थे तो कुछ सबक लेकर लौटते थे कि ये नहीं करना है। उर्दू के स्टेज शुदा ड्रामे की फहरिस्त देखने से अंदाजा होता है कि इसे खेलने वाले हिदायतकारों और फनकारों में 90% ऐसे हैं जो उर्दू रस्म ख़त नहीं जानते या उर्दू नहीं जानते। इसके बावजूद उर्दू ड्रामे मुसलसल पेश करते हैं। कहानियों और नॉवेलों को स्टेज पर पेश करने वाले भी उर्दू न जानने वाले ही होते हैं। पिछले दिनों जो बेहतरीन उर्दू ड्रामे स्टेज हुए, उनमें उर्दू रस्म ख़त जानने वाले के साथ साथ उर्दू रस्म ख़त न जानने वाले ड्रामा निगार भी शामिल हैं। हम एक ग्रुप चला रहे थे, उसमें जितने शोज़ जहाँ से मिल जाना संभव था तो सारी टीम को जोड़े रखना। देखिए ना, उर्दू हिंदी ही की बात क्या करें, थिएटर के लिए एक्टर का जुटे रहना, थिएटर में एक्टर के लिए रोटी पानी का इंतज़ाम होना इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे समाज में मुश्किल है।
थोड़ा बहुत जो बंगला, मराठी या कन्नड़ वगैरह में हो भी जाता है तो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वे लोग टीवी और सिनेमा पर डिपेंड कर रहे हैं और हम लोग इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रहे। और बड़ी शर्म की बात है कि उर्दू जैसी ज़बान में जिसने हमें एक नई पहचान दी थी ड्रामे के लिए और अपने अदब और तमद्दुन के लिए, वो उसमें तो बिल्कुल ही जगह ही नहीं है। क्या करें? मेरा कहना यह है, क्योंकि इस्मत आपा ने खुद कुछ अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जो कॉमन प्लेस हैं हमारी ज़बान में, कुछ हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जैसे विवाह, जैसे कि एडजस्ट, जैसे कि कंप्लेन, इस तरह के लफ्ज़ जो हर एक समझता है। तो उन्हें कहीं इस बात की स्नॉबिशनेस नहीं थी कि मैं बड़ी खालिस ज़बान लिख रही हूँ और यही ज़बान सही है। उन्हें उस ज़बान से वाकफ़ियत थी और रवानी थी लिखने में और बोलने में, इसलिए वो इस ज़बान को इस्तेमाल करती थी। और मैं बार बार एम्फसाइज़ करता हूँ इस बात को कि ये हिंदुस्तानी ज़बान है, उर्दू नहीं है ना हिंदी है, क्योंकि इन दोनों ज़बान का मिश्रण ही आइडियल है मेरे ख्याल से। उसी तरह विंग्स कल्चरल सोसाइटी करके एक थिएटर ग्रुप है, उसके तारिक उसका निर्देशक है, वो भी हर साल 1 या 2 नया प्रस्तुतियाँ चलते हैं। और उर्दू एकेडमी वाले हर साल गिने चुने 10-15 नाटक को एक उत्सव के रूप में आप भी हर साल करते हैं। कोई भी आदमी जो सचमुच थिएटर का हमदर्द होता है और जो थिएटर को समझता है, वो ये जानता है कि ये एक ऐसी नदी होती है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते। नाज़रीन, हमने देखा कि उर्दू ड्रामा अपने 160 बरसों के सफ़र में किस नशेब फराज से गुज़रा। आज़ादी से कब्ल हिंदुस्तानी थिएटर का मतलब उर्दू थिएटर ही था और आज़ादी के बाद भी एक अरसे तक उर्दू ड्रामे ने ही हिंदुस्तानी ड्रामे की नुमाइंदगी की। सरकारी और गैर सरकारी दोनों सतह पर उर्दू ड्रामों ने नाज़रीन को महसूस करने के साथ साथ उनकी रहनुमाई की है और आज भी कर रहा है। गैर मुल्की ड्रामों में तंज़िया व मज़ाहिया ड्रामों के जितने अच्छे तर्जुमे उर्दू में हुए हैं, किसी दूसरी हिंदुस्तानी ज़बान में देखने को नहीं मिलते। दरमियान में कुछ दिनों का वक्फा उर्दू ड्रामों में ज़रूर आया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर संभाला लिया और अब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी ड्रामा फेस्टिवल उर्दू ड्रामे के बगैर मुकम्मल नहीं होता। नाज़रीन, आपने उर्दू थिएटर के सफ़र में हमारा भरपूर साथ दिया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। फ़िलहाल अपना सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।